अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रांसफॉर्म इंडियन रेलवे, रेवेन्यू इंक्रीज 3 न्यू DFC बूस्ट इंडिया GDP। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी देश की सरकार कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिससे देश की इकॉनमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। भारत सरकार ने DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया था और आज ये कॉरिडोर लगभग पूरा बनके शुरू हो चुका है और इससे इंडियन रेलवेज और इंडियन इकॉनमी को फायदा मिलना भी शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ने एक स्टडी में बताया है कि DFC इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट माल ढुलाई को सस्ता कर रही है और साथ में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा रही है। DFC के चलते इंडिया के कमोडिटी प्राइस में 0.5% की गिरावट हुई है। इसके अलावा 2018 से 2023 के बीच DFC के चलते इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू 2.94% बढ़ा है। इसके अलावा DFC से इंडिया की GDP को हर साल 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है और अभी तो सिर्फ 13% रेलवेज की माल ढुलाई DFC से हो रही है। जब ये 20, 30, इवन 50% तक पहुंचेगी तो उससे इंडियन इकोनॉमी को हैवी बेनिफिट होगा। DFC को ज्वेल ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जा रहा है। DFC आने वाले समय में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली है। DFC की अचीवमेंट को देख के अब देश में और कॉरिडोर्स को बनाने की बात हो रही है और अब भारत सरकार देश में 3 न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का भी प्लान बना रही है। दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको आगे बढ़ाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जिससे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, कॉस्ट कम लगे और सामान देश के किसी भी कोने में जल्दी से पहुंच जाए। भारत जब आजाद हुआ था तब देश में 85% ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज के थ्रू होता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। अभी की बात करें तो भारत में रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 30% से भी कम हो गया है और रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन 60% तक बढ़ गया है। 72 साल में पूरी तरह से उलटफेर हो गया है और इस उलटफेर का कारण भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी है। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका सेम रूट रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं पे भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवेज के थ्रू गुड ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट तेजी से बढ़ने लगा और इसी के चलते लोगों का भरोसा मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवेज की जगह रोड के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत में आज भी इंडियन रेलवे के रेवेन्यू में 67% शेयर फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों का होता है, पैसेंजर ट्रेन का 26%, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 3 से 3.5%। मालगाड़ियों से इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनाया था। मालगाड़ियों से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उन्हें पैसेंजर ट्रेन की सब्सिडीज में लगाया जाता था, पर उसके बावजूद इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा था और साथ में ट्रेन से माल ढुलाई भी कम होती जा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने DFC को अनाउंस किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC भारत की आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। DFC प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और DFC का पहला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 7 साल बाद 2013 में दिया गया था। DFC के डिले होने के पीछे DFC CIL के सीनियर ऑफिशियल ने 2 वजह बताई हैं। एक तो जब 2006 में ये कॉरिडोर पास हुआ था तब उस समय की सरकार ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस बहुत स्लो रखा था, जिसके चलते 2014 तक सिर्फ 88% लैंड ही कॉरिडोर के लिए एक्वायर हो पाया था। दूसरा रीजन सीनियर ऑफिशियल्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि 2006 से 2014 तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूज किए गए थे, जिसके चलते इस कॉरिडोर पे काम बहुत स्लो हो रहा था। पर 2014 के बाद इस कॉरिडोर को बनाने में अब तक 94,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसके चलते ये कॉरिडोर 90% कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो गया है। DFC में अभी 2 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ करीबन 1873 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर बन के
ऑपरेशनल भी हो गया है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया गया है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट के एरिया को कवर कर रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कंडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये कॉरिडोर 93% कंप्लीट हो चुका है और जो एरिया में ये कॉरिडोर बन गया है वो ऑपरेशनल भी हो गया है और अभी करंटली 325 ट्रेन डीएफसी में चल रही हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कंप्लीट होने के बाद अब मोदी सरकार देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहती है ताकि भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आपस में कनेक्ट हो सके, क्योंकि इन 4 सिटीज के रूट से 58% फ्रेट रेवेन्यू जनरेट होता है और इसके लिए मोदी गवर्नमेंट देश में 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है। ये 3 नए कॉरिडोर से भारत में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिलेगा और साथ में रेल कंजेशन कम होगा। इन 3 न्यू कॉरिडोर की लेंथ 4300 किलोमीटर होगी और इनको बनाने में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 नए कॉरिडोर का पहला कॉरिडोर ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर होगा जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से तेनाली आंध्र प्रदेश तक होगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 1115 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत की मिनरल रिच स्टेट बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करेगा और इस कॉरिडोर से कोल, आयरन, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो पालघर महाराष्ट्र से आंदाल वेस्ट बंगाल तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ 2268 किलोमीटर होगी। ये कॉरिडोर भारत के 5 राज्य से होकर गुजरेगा और इससे कोल, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इस कॉरिडोर को मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट से भी कनेक्ट किया जाएगा। तीसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो इटारसी मध्य प्रदेश से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की लेंथ 975 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर से कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। देखो आज के समय भारत में 60% ट्रांसपोर्टेशन रोड से होता है, 32% ट्रांसपोर्टेशन रेल से होता है और 7% वाटरवेज से होता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन से 2.5 रुपए पर किलोमीटर खर्चा होता है, रेल से 1.5 रुपए और वाटरवेज से 25 पैसा पर किलोमीटर खर्चा होता है। तो भारत सरकार देश में रेल और वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने में लगी हुई है। डीएफसी से भारत सरकार रेल ट्रांसपोर्टेशन को 44% तक ले जाना चाहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएफसी को बनाने में मोदी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है जिससे ट्रेन में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके चलते डीएफसी को बनाया जा रहा है। डीएफसी बनने से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। देखो भारत सरकार चाह रही है कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% से कम होकर 2030 तक 8% तक आ जाए। इस समय मालगाड़ियां 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और 8 घंटे में 150 से 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। डीएफसी से अब मालगाड़ियां 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी और 8 घंटे में 400 से 500 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। इससे इंडियन रेलवे के 18 से 20 घंटे सेव होंगे। डीएफसी के बन जाने से ट्रेन ट्रैफिक भी कम होगा जिससे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। डीएफसी को पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड बनाया जा रहा है जिससे कार्बन इमिशन बहुत कम जनरेट होगा। डीएफसी के बन जाने से बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी क्योंकि डीएफसी का अलग रूट होगा, अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिससे रेलवे में बहुत सी न्यू जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा डीएफसी का बड़ा योगदान भारत की इकोनॉमी पर भी होगा। फ्रेट कॉरिडोर बनने से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी जिससे बहुत से गुड्स की प्राइस कम होगी। इलेक्ट्रीफाइड होने से फ्यूल कॉस्ट बचेगा। फ्रेट कॉरिडोर के आसपास बहुत से न्यू बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप होने लगेंगे और साथ में रेलवे की रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी। तो डीएफसी के बनने से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा और ये आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना। जनाब ये था डेलिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यानी डेलिकेटेड के मसला ये होता है कि जिन ट्रेनों जो एक रूट है, एक पटरी है, उसके ऊपर पैसेंजर गाड़ी चल रही है, तो आपको पता है पैसेंजर गाड़ी के अंदर तो पैसेंजर हैं, वो गाड़ी ज़रा लेट हुई तो शोर शराबा होना है। तो अलग डेलिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनना ज़रूरी है और उससे ये फ़ायदा होता है कि जो पैसेंजर अगर वो जा रहे हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो टाइमली पहुंच जाएंगे। अपने रूट होगा, इनका अपना रूट होगा। अगर ये मालगाड़ियां मैंने देखा कि रुक जाती हैं, खराब हो जाती है ना, मालगाड़ियां रुक जाती हैं। मालगाड़ियों पे तवज्जो इसलिए नहीं दी जाती कि उस पे तो पैसेंजर नहीं है। लेकिन अगर जिस कंट्री में यूज हो रहा है, अगर ट्रेनों के ज़रिए से, देखें ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, अपना ट्रकों के ज़रिए से जो माल जाता है बहुत कॉस्टली होता है। बिल्कुल। लेकिन
रेलवे का निज़ाम ऐसा था, खान सर ने इस पे पूरी वीडियो एक बनाई है बड़ी ज़बरदस्त। उसका निज़ाम रेलवे का ऐसा है कि जिसमें पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा फोकस किया जाता है और मालगाड़ियों को फोकस नहीं किया जाता। माल सड़ता है, गलता है, एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को, मैन्युफैक्चरर को नुकसान होता है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने ट्रेनों का बजाय अपने ट्रक करना या अपनी गाड़ियां मतलब ट्रांसपोर्ट का ज़रिया रोड के ज़रिए से माल भेजना शुरू कर दिया। यानी उनको सेफ लगा उसमें, लेकिन जो कि महंगा है। बिल्कुल ठीक है ना। अगर फ्रेट कॉरिडोर पे फोकस किया जाए, अलग अलग डेलीगेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है, जैसे मतलब यूँ समझ लें कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो और हो भी रहा है, कई जगह पे स्टार्ट भी हो चुका है। इससे बेनिफिट ये है कि सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा और कई नई जॉब्स खुलेंगी। यानी पानी सबसे सस्ता, ट्रेन उससे सस्ता, उससे थोड़ा सा महंगा, रोड थोड़ा और महंगा। तो इससे बेहतर ये है कि इंसान उन तरीक़ों पे फोकस करे, उन रास्तों को ढूंढे जो सस्ते पड़ते हैं, फ्यूल कम लगता है, मतलब माहौल के हिसाब से भी बेहतर है और इकनॉमी के हिसाब से भी बेहतर है, लोगों के हिसाब से भी बेहतर है, तेज़ तरीन भी है। और उन फ्रेट कॉरिडोर को वहाँ तक कनेक्ट किया जा रहा है बंदरगाहों तक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना माल किसी और कंट्री तक पहुँचा सकते हैं और किसी और कंट्री से जो माल आया है वो आप रिसीव कर सकते हो और तेज़ी से उनको अपनी लोकेशन तक पहुँचा सकते हो। तो फ्रेट कॉरिडोर, खान सर की वीडियो से बहुत कुछ पता चला था कि फ्रेट कॉरिडोर आखिर होता क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत बेनिफिट है। हमारे यहाँ पे इस पे फोकस नहीं है, यानी हमारे तो किसी चीज़ पे ही फोकस नहीं है। हम इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते, तो फजूल है कंपेयर करना। पाकिस्तान में कुछ इस लायक है ही नहीं जो इंडिया के मुकाबले उसको किया जाए। बहुत डिफरेंस है कल्चर में भी। लोगों ने बोला था, कमेंट किया था दूसरे वाले चैनल पे कि कल्चर में भी बहुत डिफरेंस है, कल्चर में भी बहुत। और हमारा जो कल्चर है वो हमारा कल्चर वहीं से लिया गया है। हमारे शादी ब्याहों का, खाने पीने का कल्चर है। शलवार कमीज़ हमारा पंजाबी कल्चर है, ये पंजाब का कल्चर है, इंडिया के पंजाब का। तो हम अगर शलवार कमीज़ अपने कौमी लिबास कहते हैं तो ये पंजाबी कल्चर है। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शादी ब्याहों में, मेहंदी जो है, मेहंदी, हल्दी और इसके अलावा जो शेरवानी है वो सब कुछ इंडिया से ही हमने लिया है उधार पे। लाल जोड़ा, हाँ, जो लहंगा होता है बारात का, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिंदूर लगे। बस दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।